दोस्तों, कमल कोचिंग्स में आपका स्वागत है और आज हम आधुनिक भारत के 50 क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, सिराजुद्दौला ने किस वर्ष कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया? तो इसका आंसर आपका बी होगा 1756 ईस्वी। देखो, सिराजुद्दौला ने मई 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया तथा जून 1756 ईस्वी में ही कलकत्ता पर भी अधिकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्लैक होल त्रासदी की घटना कब घटित हुई? तो इसका आंसर डी होगा 1756। देखो, सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 ईस्वी को बंदी बनाए गए 146 अंग्रेज़ों को एक अंधेरे कमरे में जो 18 फीट लंबा तथा 14 फीट चौड़ा था में बंद कर दिया। इसमें सुबह केवल 23 अंग्रेज ही जीवित बचे। इस घटना को ब्लैक होल घटना कहा जाता है। तो देखो, ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अंग्रेज़ों तथा सिराजुद्दौला के मध्य अलीनगर की संधि कब हुई? इसका आंसर आपका सी होगा 1757 ईस्वी। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि हुई। इस संधि के तहत मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को दिए गए व्यापारिक अधिकार को मान लिया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अब। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के राजद्रोही सेनापति निम्नलिखित में से कौन थे? मीर जाफ़र, यार लतीफ़ खां, राय दुर्लभ, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में प्लासी नामक गाँव में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ सेनापति लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ था। तो इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी, इसको पढ़ लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अवध की स्वतंत्रता की घोषणा की? तो इसका आंसर होगा बी, शहादत खां बुरहानुल मुल्क। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। 1722 ईस्वी में अवध में स्वतंत्रता की घोषणा शहादत खां बुरहानुल मुल्क ने की थी। ईरानी गुट में से के सदस्य सम्राट मोहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। तो इसकी भी व्याख्या आप लोग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अवध के किस नवाब ने आत्महत्या कर ली थी? तो इसका आंसर होगा शहादत खां। देखो, शहादत खां ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था तथा अत्यधिक मात्रा में धन प्राप्त होने की बात कही थी, जो उसे नहीं प्राप्त हुई। अवध के नवाब शहादत खां ने नादिर शाह से 20 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसे न देने पर उसने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखो, शहादत खां के बाद उसका भतीजा तथा दामाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। बी, शुजा-उद-दौला ने अली गौहर को लखनऊ में शरण प्रदान की। सी, पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजा-उद-दौला ने नादिर शाह का साथ दिया। डी, 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में शुजा-उद-दौला ने बंगाल के अब्दस नवाब मिलने साथ। इसका आंसर आपका सी होगा। ठीक है, सी आंसर ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, अवध का अंतिम नवाब निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर आपका बी होगा वाजिद अली शाह। देखो, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1756 ईस्वी में इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका आंसर होगा चिनकिलिच खां। देखो, चिनकिलिच खां ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना की। इसका मुख्यालय औरंगाबाद में था। क्वेश्चन नंबर 10, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना के बाद मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो इसका आंसर होगा आपका आसफ जहां। देखो, 1724 ईस्वी में चिनकिलिच खां द्वारा स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना के बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा उसे आसफ जहां की उपाधि प्रदान की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वेलेजली से सहायक संधि के तहत आश्रित सेना रखना स्वीकार किया? तो इसका आंसर आपका बी होगा हैदराबाद। हैदराबाद भारत का ऐसा प्रथम राज्य था जिसने वेलेजली की सहायक संधि के तहत एक आश्रित सेना रखना स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 12, भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर होगा आपका चूड़ामन। ये आंसर है इसका। देखो, भरतपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना चूड़ामन एवं वदन सिंह ने की थी।
जाट नेता सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है? तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। हैदर अली ने किस स्थान पर शस्त्रागार की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा डिंडीगुल, बी आंसर है, डिंडीगुल। देखो हैदर अली ने 1765 ईस्वी में डिंडीगुल में फ्रांसीसियों के सहयोग से शस्त्रागार स्थापित किया था। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखो प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध, द्वितीय तृतीय है ना, इसको देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपका ए ठीक है। देखो प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 हैदर अली व अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध 1780-84 से हैदर अली व अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। प्रथम ओंगल मराठा युद्ध 1775 से 82 के मध्य हुआ था, मराठा अंग्रेज़ों के मध्य। द्वितीय ओंगल मराठा 1803 से 6 ईस्वी में अंग्रेज़ों व मराठों के मध्य हुआ था। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, याद कर लेना इसको भी। क्वेश्चन नंबर 15, तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका आंसर आपका बी होगा, कॉर्नवालिस। देखो प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय, द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय, तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के समय, चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध वेलेजली के समय। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद कर लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। मद्रास की संधि किस ओंगल मैसूर युद्ध के समय हुई थी? तो इसका आंसर आपका ए होगा, प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध। देखो हैदर अली ने अंग्रेज़ों को युद्ध में सबक सिखाने के लिए मराठा निजाम से संधि कर संयुक्त मोर्चा बनाया। बाद में निजाम अंग्रेज़ों की तरफ हो गया था। ठीक है, तो ये सवाल भी आपका इंपॉर्टेंट है, व्याख्या पढ़ लेना इसकी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। किस ओंगल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी? द्वितीय, इसका वी आंसर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो 1782 ईस्वी में एक बार फिर द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को युद्ध में परास्त किया, लेकिन युद्ध में घायल हो जाने की वजह से 7 दिसंबर 1882 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। मंगलोर की संधि टीपू सुल्तान के साथ निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर है आपका सी, लॉर्ड मैकार्टनी। देखो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में लॉर्ड मैकार्टनी ने की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। किस गवर्नर जनरल ने तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध के दौरान कहा था कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को पंगु बना दिया है? तो इसका आंसर सी होगा, कॉर्नवालिस। ठीक है, तो देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी भी आप लोग व्याख्या पढ़ लेना। तो ये सवाल भी आपको काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया? इंपॉर्टेंट है, श्रीरंगपट्टनम। देखो टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, जिसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर की मित्रता का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। तो इम्पोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखो इसका आंसर आपका होगा ए, टीपू सुल्तान ने कोई भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो ए आंसर ठीक है, टीपू सुल्तान ने हैदर अली के विपरीत सुल्तान की उपाधि धारण की तथा 1787 ईस्वी में अपने नाम के सिक्के जारी किए। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर आपका ए है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। टीपू सुल्तान ने मैत्री संबंध बनाने के लिए किस देश में दूत मंडल नहीं भेजे? तो इसका आंसर ए होगा, इंग्लैंड। देखो विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए अपने दूत मंडल अरब, मॉरिशस, कुस्तुतुनिया, वर्साय, काबुल में भेजे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। किस ओंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध करता हुआ मारा गया? इसका आंसर डी होगा, चतुर्थ। देखो चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों ने निजाम और मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भागों में बांटने की शर्त पर समझौता किया। 4 मई 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया। टीपू ने इस संयुक्त सेना का बहादुरी से मुकाबला किया, परंतु पराजित हुआ और मारा गया।
क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। किस गवर्नर जनरल को मार्किविस की उपाधि प्राप्त हुई? तो इसका आंसर होगा सी वेलेजली। देखो, आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने मैसूर जीतने की खुशी में वेलेजली को मार्किविस की उपाधि प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 25, टीपू सुल्तान ने किस वर्ष अंग्रेजों से श्रीरंगपट्टनम की संधि की? तो इसका आंसर बी होगा 1792 ईस्वी। देखो, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि की। इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा तथा युद्ध हार जाने के रूप में टीपू ने 3 करोड़ रुपये भी देने पड़े। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो इसका आंसर गुरु गोबिंद सिंह होगा। देखो, 10वें अंतिम गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की, जिसके तहत सिखों को विशिष्ट वेशभूषा केस, कंघा, कृपाण, कड़ा, कच्छा आदि धारण करना होता था। 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बंदा बहादुर के बचपन का क्या नाम था? तो आप लोग जानते हो, लक्ष्मण देव। अंतिम गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई। उनके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको भी याद कर लेना, इसकी व्याख्या पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। सिखों ने अपने राज्य में कब राखी प्रथा शुरू की? तो इसका आंसर डी होगा 1753 ईस्वी। देखो, अफगान आक्रमण तथा मुगल सूबेदारों के अत्याचार के कारण दल खालसा ने अपने राज्य में अव्यवस्था की स्थिति समाप्त करने के लिए 1753 ईस्वी में राखी प्रथा प्रारंभ की। इसमें जो उपज का 1/4 राजस्व रूप में लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 29, जस्सा सिंह के नेतृत्व में दल खालसा कितने मिसलों में विभक्त था? तो इसका आंसर होगा आपका डी 12 मिसलों में। देखो, जस्सा सिंह के नेतृत्व में दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों या जत्थों में विभाजित हो गया था। तो जैसे इसमें आपका अहुलबालिया मिसल है, जस्सा सिंह है, सुकर चकिया मिसल है, इचरत सिंह है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसकी भी व्याख्या पढ़ लेना। तो ये मिसल पूछ लेता है आपको, तो इसको भी आप लोग ध्यान करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय किस मिसल को दिया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर है सुकर चकिया मिसल। देखो, आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय सुकर चकिया मिसल को दिया जाता है। इस मिसल के रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। इस मिसल में इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। रणजीत सिंह ने किस नगर में अपनी राजधानी बनाई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाहौर। 1799 से 1805 ईस्वी के बीच रणजीत सिंह ने भंगी मिसल के अधिकार से लाहौर और अमृतसर को छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं कि रणजीत सिंह ने लॉर्ड मिंटो के दूत मेटकाफ के से अमृतसर की संधि किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर बी होगा 1809 ईस्वी। देखो, है ना, तो इसकी भी आप लोग व्याख्या पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये पूछ लेता, सन पूछ लेता है आपको, यहाँ पे इस सन के बारे में भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको व्याख्या पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। राजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शाहसुजा। देखो, राजा रणजीत सिंह को शाहसुजा से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जिसे नादिर शाह दिल्ली के लाल किले से जीत कर ले गया था। क्वेश्चन नंबर 34, रणजीत सिंह की स्थायी सेना का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका नाम था फौज आइन। देखो, रणजीत सिंह की स्थायी सेना को फौज आइन के नाम से जाना जाता था। उस समय उसका स्थान एशिया में दूसरे स्थान पर था। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आप लोग याद कर लेना। पूछ लेता है कि रणजीत सिंह को कोहिनूर किसने भेंट किया? शाहसुजा ने किया। ठीक है, पढ़ लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? तो इसका आंसर होगा दीनानाथ। रणजीत सिंह का सबसे विश्वसनीय मंत्री दीनानाथ था, जो वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त था। निम्नलिखित में से किसने रणजीत सिंह की तुलना बोनापार्टा से की थी? तो इसका आंसर विक्टर जैकबिमो है, ये आंसर है। देखो, विक्टर जैकबिमो नामक फ्रांसीसी ने रणजीत सिंह को छोटे पैमाने पर बोनापार्टा कहा था। तो ये सवाल भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लेना, ये सवाल कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रथम ओंगल सिख युद्ध हुआ था? इसका आंसर लॉर्ड हॉर्डिंग होगा। देखो, प्रथम ओंगल सिख युद्ध 1845
46 ईस्वी के समय अंग्रेज सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। यह गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। इस युद्ध के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड गफ था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाहौर की संधि 1846 में नहीं था? तो इसका आंसर आपका होगा सी। सिख सेना को बढ़ाकर 80,000 तथा 20,000 घुड़सवारों तक सीमित किया गया था। ये आपका सही आंसर नहीं है। तो लाहौर की संधि 8 मार्च 1846 ईस्वी को संपन्न हुई। संधि के तहत सिख सेना में कटौती कर 20,000 पैदल सेना और 12,000 घुड़सवार तक सीमित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 39, अंग्रेज़ों ने कश्मीर को कितने रुपए में बेच दिया था? तो इसका आंसर होगा 50,000 रुपये। देखो, अंग्रेज़ों ने लाहौर के आकार को सीमित करने के उद्देश्य से कश्मीर को 50,000 रुपये में गुलाब सिंह को बेच दिया था। तो ये भी सवाल पूछ लेता आप लोगों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर आपका होगा बी। द्वितीय ओंगल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। तो देखो, यही इसमें असत्य है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। द्वितीय ओंगल सिख युद्ध 1848-49 ईस्वी को संपन्न हुआ। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। तो बेटा, इसको आप कई बार देखना, थोड़ा समझ के पढ़ना कि अच्छा सवाल है, कई बार सवाल आ चुका है। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 41 की। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुर्शीद कुली खां। देखो, औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को 1701 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, मुर्शीद कुली खां ने कब अपनी राजधानी परिवर्तित मुर्शिदाबाद में बनाई? इसका आंसर 1704 ईस्वी है। देखो, 1704 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना आप लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। किस बंगाल के नवाब को कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर मुर्शीद कुली खां। देखो, मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में नई भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को तकाबी ऋण प्रदान किया तथा बंगाल में इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। मुर्शीद कुली खां को बंगाल में नई जमींदारी प्रथा पर आधारित कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है। इससे बंगाल में व्यापार को बढ़ावा मिला। अब बात करते हैं 44वें क्वेश्चन की। गिरिया के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बना? तो इसका आंसर अलीवर्दी खां। देखो, 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां सरफराज खां को परास्त कर बंगाल का अगला नवाब बना। इसका कार्यकाल 1740 से 1756 ईस्वी तक रहा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस बंगाल के नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर है अलीवर्दी खां। देखो, अलीवर्दी खां ने यूरोपियों के बारे में कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 46, किस बंगाल के नवाब के लिए शासन फूलों का सेज नहीं बल्कि कांटों का सेज साबित हुआ? उसका आंसर सिराजुद्दौला। देखो, अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जिसके लिए शासन फूलों की सेज नहीं अपितु कांटों का सेज साबित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, सिराजुद्दौला के प्रमुख प्रतिद्वंदी निम्नलिखित में से कौन थे? देखो, इसका आंसर आपका होगा डी, उपरोक्त सभी। सिराजुद्दौला के राजगद्दी के प्रमुख प्रतिद्वंदियों में प्रमुख थे पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, उसके बाद सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम तथा उसका सेनापति मीर जाफ़र आदि। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इसमें सभी लोग सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी थे, तो ये भी आप लोग पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं। सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़र के स्थान पर किसे सेनापति बनाया? तो इसका आंसर होगा मीर मदन। देखो, सिराजुद्दौला ने अपने विरोधियों का दमन करने के लिए अपने सेनापति मीर जाफ़र को हटाकर उसके स्थान पर मीर मदन को नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 49 मोस्ट इंपोर्टेंट है। मनहारी का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर होगा डी, 1756 ईस्वी। देखो, सिराजुद्दौला ने पूर्णिया के शौकत जंग के दमन हेतु प्रस्थान किया। 1756 ईस्वी में मनिहारी के युद्ध में सिराज ने शौकत जंग को पराजित कर
कर हत्या कर दी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध को एक धोखा कहा? तो इसका आंसर होगा आपका यदुनाग सरकार। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। देखो, इतिहासकार के.एम. पन्नीकर के अनुसार प्लासी का युद्ध एक धोखा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफ़र ने नवाब को अंग्रेज़ों को बेच दिया था। तो बेटा प्लीज़ आप लोग इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करें। और मैं अभी आपके लिए ये आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चन लेकर आया हूँ और बीच बीच में मैं आपको संविधान, भूगोल के क्वेश्चन की भी व्याख्या करता रहूँगा। तो प्लीज़ बेटा अधिक से अधिक बच्चों से बताएं, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।